हेलो हाय नमस्ते राम राम सभी को। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज है 2 अक्टूबर 2023। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल है अफ़गान एम्बेसी से रिलेटेड। यह आया था इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, बस इतनी सी ही है कि बेसिकली हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था वहाँ की सरकार को हटाकर, और जो इंडिया है उसने वहाँ की तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। हालांकि इंडिया ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एड दिया वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन क्योंकि तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, यही रीज़न देते हुए और लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट बताते हुए तालिबान ने डिसाइड किया कि वहाँ दिल्ली से हम अफ़गान एम्बेसी जो है उसको हटा लेंगे। तो बस इसमें इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है हमारा एवेस्ता जीनोम प्रोजेक्ट। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था। इसमें क्या है ना, ये बेसिकली 2008 का प्रोजेक्ट है, वहाँ तब स्टार्ट किया गया था। अब ये किस लिए लाया गया, बेसिकली बात देखी जाती है, जो पारसी होते हैं ना ये काफ़ी लंबे जीते हैं बाकी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में। इनमें काफ़ी कम केसेस देखे जाते हैं लंग, हेड और नेक कैंसर के। लेकिन वहीं पे जब बात की जाए पार्किंसन की, अल्जाइमर्स की या बाकी जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ेज़ होती हैं जो बेसिकली हमारी यादाश्त को कमज़ोर कर देती हैं, वो सारे डिसीज़ेज़ पारसी में ज़्यादा देखी गई हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसीलिए इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए एवेस्ता जेनोम प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, बस इसमें इतना ही पता रखना है हमको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली तेलंगाना में कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में भी था, द हिंदू में भी था। अगर मैंने कहीं पे इंडियन एक्सप्रेस लिखा है या द मतलब अगर मैंने आई लिखा है इसका मतलब है इंडियन एक्सप्रेस, अगर मैंने TH लिखा है इसका मतलब है द हिंदू। ठीक है, तो बेसिकली उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने देखी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी कहाँ पे, तेलंगाना में, और इनका नामकरण किसके नाम पे होगा, बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डेइटीज़ होते हैं जैसे कि समक्का, सरक्का, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दम राइट, मगर ठीक है आपके सामने स्पेलिंग तो है। तो इनके नाम पे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। जैसा कि हम पिछले 1-1.5 साल से देख ही रहे हैं कि ट्राइबल्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हम जनजातीय दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है वो है हम नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी इस्टेब्लिश करेंगे, ये भी तेलंगाना में। अब ये किस लिए बना रहे हैं हम, बेसिकली हमारे जो टर्मरिक फार्मर्स हैं जो टर्मरिक ग्रो करते हैं उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना है, वैल्यू एडिशन देना है, या कुछ रिसर्च से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, या उनको एक्सपोर्ट्स में कैसे मदद की जा सकती है, उसके लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाएगा। तो इसमें इतना ही पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। उसमें हालांकि 1-2 पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मुद्दा क्या है ना, आजकल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी सबके पास है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, और हम कितना ज़्यादा जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया से हो या बाकी कंटेंट से हो या किसी भी ऐप से हो। हम आजकल इंटरनेट की दुनिया से, इस डिजिटल वर्ल्ड जो है इसमें हम काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये आता है कि हम किसी भी चीज़ को लाइक कर रहे हैं या कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हैं, किसी भी पोर्टल पे जा रहे हैं, हमारी हर इन्फॉर्मेशन ये जो बड़ी बड़ी MNCs होती हैं या जिनकी ऐप्स होती हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं, वो ले रहे हैं हमारा हर डेटा,
हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम क्या लाइक कर रहे हैं, तो उससे हमारी प्रोफाइल बन जाती है कि अच्छा इस इंसान को ये चीज़ें पसंद है। अब वो वाला डेटा ये जो MNCs होती हैं, गूगल हो गई, एप्पल हो गई या बाकी सारी, वो अपने हिसाब से अपने बेनिफिट के लिए कैसे भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो किसी को बेच भी सकती हैं। एंड व्हाट इफ़ they sell it to some illegal entities, some entities that are involved into some mischievous activities, so that can be harmful for our personal protection, right? तो इसीलिए ज़रूरत है एक कानून लाने की जो कि इस जो डेटा हमारा कलेक्ट किया जाता है उसको रेगुलेट कर सके। इसीलिए ये वाला कानून पारित किया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, कुछ टाइम पहले। अब भाई सिंपल सी बात है, डिजिटल डेटा से रिलेटेड है तो किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका एम यही है कि गवर्न करना है डिजिटल इकोनॉमी को। अब इंडिया के अंदर चाहे ऑनलाइन डेटा हो या ऑफलाइन डेटा हो, कोई भी डिजिटाइज डेटा हो वो ये रेगुलेट कर सकता है। और अगर इंडिया के बाहर भी कोई डेटा लिया जा रहा है, लेकिन वो कहाँ से लिया जा रहा है, बाय ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, तो वो भी इसके रेगुलेशन के तहत आएगा, ठीक है। और ये जो डेटा लिया जाएगा ना, ये सिर्फ लॉफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं आप किसी इलीगल काम से यूज़ कर रहे हो। और जब कोई इंडिविजुअल अपनी कंसेंट देगा, देखो ध्यान से, कंसेंट देगा, तभी इस डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। और मान लो अब आजकल तो बच्चे भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, हर बच्चा है इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, तो उनकी कंसेंट कौन देगा, वो तो इतना इन्फॉर्म्ड है नहीं कि एक ढंग से कंसेंट दे सकें, उतने काबिल नहीं है। तो उनके केस में जो उनके पेरेंट्स होंगे या गार्जियन होंगे वो कंसेंट देंगे, ठीक है। एंड ये कंसेंट कभी भी विदड्रॉ भी की जा सकती है, ठीक है। अगर कल मेरा मन कर गया कि भाई मेरा डेटा तो आप भाई यूज़ मत करो, तो मैं चाहूँ तो कंसेंट विदड्रॉ कर सकती हूँ कभी भी जब मेरा मन चाहे, ठीक है। और बात आती है डेटा फिड्यूशियरीज़ की। बेसिकली फिड्यूशियरी जिसके पास हमारा डेटा है उसकी भी कुछ लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि उनको एक्यूरेट डेटा मेंटेन करना है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी के साथ सिक्योर्ड होना चाहिए प्रॉपरली, और एक बार उसका पर्पस मीट हो जाए, एक बार जिस पर्पस के लिए वो लिया गया था वो मीट हो जाए तो उसको डिलीट कर देना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं फिड्यूशरीज़ की। उसके बाद हम जैसे आम लोग जो होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, हमें कुछ राइट्स दी गई हैं, जैसे राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, सीक करेक्शन। अगर मैं चाहती हूँ मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन में करेक्शन हो तो मैं करवा सकती हूँ, उसका इरेजर, उसको हटवा सकती हूँ, या ग्रीवेंस, कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होंगे। अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है कि किसी कंपनी ने मेरा डेटा गलत तरीके से यूज़ किया है या कुछ और प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, मैं उनको रेज भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब लेकिन अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है, अब उनको तो बहुत सारे डेटा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा के तहत ही तो कुछ एविडेंसेस वो लेंगे, उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को फॉर सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अगर हमारे कोई भी केसेस होते हैं जिसमें इन प्रोविजंस का उल्लंघन किया जाता है, इस कानून में जितने भी रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया जाता है, उनको कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो उनको एडजुडिकेट ये करेगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर इसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमें अपील करना है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल। ऑल राइट। अब जो एडिटोरियल आया था ना इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें बेसिकली उन्होंने, उस ऑथर ने कुछ कंसर्न्स जताए थे कि इस वाले बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पावर दे दी गई हैं, और इस तरह से कुछ कंसर्न्स बताए थे। और उन्होंने बताया था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी रेगुलेट किया जाएगा, और
किसी कंटेंट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो उन्होंने कंसर्न्स रेज किए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिसयूज़ दिस पर्टिकुलर बिल। अब बेसिकली देखो, अब वो तो जब पारित होगा किस तरह से यूज़ होता है वो तो तभी पता पड़ पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। फिर भी अगर एग्ज़ाम में इश्यूज़ पूछ लिए जाएँ तो एक तो जो मैंने बताया वो लिख देना, साथ में जैसे कि एग्जेम्पशंस दे रखे हैं कुछ एजेंसीज़ को, तो अब वो किस तरह से हमारा डेटा यूज़ करेंगे उसमें भी प्राइवेसी के कंसर्न ज़्यादा होते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी हमारी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद प्रोसेसिंग से कुछ हमारे डेटा को हार्म होंगे या हमारी प्राइवेसी को हार्म हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं है इस लॉ में। उसके बाद राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है, राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है, और इंडिया के बाहर भी डेटा लिया जा सकता है एंड इट कैन बी प्रोसेस्ड इन सम कंट्रीज़ विच कैन अफेक्ट आवर इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इतना ही था बस इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ ट्रीज़ की बात की गई है, कोनोकैरपस ट्रीज़। ये क्या हैं? ये ना कुछ ट्रीज़ थे जो बाहर से लाए गए थे बेसिकली, और ये बेसिकली एग्जॉटिक है, मतलब बाहर से लाए गए थे, और ये मैंग्रोव स्पीशीज़ है। ठीक है, मैंग्रोव वही जो मार्शी एरिया में उगते हैं, जो वेस्ट बंगाल साइड है, गुजरात साइड है। ठीक है, अब ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, इनका लगाना काफ़ी थोड़ा घातक साबित हो गया हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हम ह्यूमंस के लिए। तो गुजरात ने फ़िलहाल इन पे बैन लगा दिया कि चाहे फॉरेस्ट एरियाज़ हों या नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ हों, इनको नहीं लगाया जाएगा। लास्ट ईयर तेलंगाना में भी इसको बैन करने के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे। अब होता क्या है ना, ये कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड करती हैं, उसकी वजह से जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आता है इनका। साथ ही में ह्यूमन की हेल्थ पे इम्पैक्ट दिया गया है। जो ये ट्री हैं ये फ्लावर करते हैं विंटर में, अब इनके जो पॉलन्स होते हैं वो आसपास गिरते हैं और उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, कोल्ड, कफ, अस्थमा, एलर्जी से रिलेटेड। ठीक है, ये बात है। उसके बाद एनिमल्स के लिए भी इनकी लीव्स अनप्लेटेबल हैं, और इसकी बेसिकली दो स्पीशीज़ हैं, कोनोकैरपस इरेक्टस जो कि इंडिया में पाई जाती है ये, लेकिन ये नेटिव कहाँ की है? साउथ अमेरिका की, और दूसरी है कोनोकैरपस लैंसिफोलियस विच इज़ नेटिव टू ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, अब ये इन्वेसिव थी, ये मतलब इतनी हार्मफुल साबित हुई, तो हमने लगाई ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? बेसिकली जब हमें अर्बन एरियाज़ में ग्रीनरी बढ़ानी होती है तो हम ऐसे स्पीशीज़ की तरफ जाते हैं जो फटाफट ग्रो कर जाए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमने सोचे ही नहीं। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट साइडेड पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, जिसकी वजह से हमें अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और इन वाली स्पीशीज़ को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेस केयर में भी ये बहुत फटाफट ग्रो कर जाती हैं, तो इसी के कारण ये जो स्पीशीज़ हैं काफ़ी हार्मफुल साबित हुई हमारे एनवायरनमेंट में। इसके सिर्फ ये एक स्पीशी नहीं है, उसके अलावा हमें पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे यूकैलिप्टस हो गया, विलायती कीकर हो गया, एकेशिया मैंगियम, लैंटना कैमरा, ल्यूकैना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम बाहर से कोई एक्जॉटिक स्पीशीज़ लाते हैं और हमारी कंट्री में लगाने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसका क्या एनवायरनमेंट देखने को, क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा हमारे एनवायरनमेंट पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत कल्चरली बहुत ही रिच रहा है, हमारे पास टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, सेमेट्रीज़ हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या है ना, इनकी अच्छे से देख रेख नहीं होती है, इनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि आसपास कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जिनका इम्पैक्ट इन मॉन्यूमेंट्स पे पड़ता है। ठीक है, तो अब कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, वो कौन डेजिग्नेट करता है? वो डेजिग्नेट करता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस में आता है? इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है,
अब वो डेजिग्नेट करता है कुछ मॉन्यूमेंट्स को ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये जो हमारा एंशियंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, इसके तहत बेसिकली कुछ मॉन्यूमेंट्स जो कि कम से कम 100 साल तो पुराने हो, मतलब 100 साल से ज़्यादा पुराने होने चाहिए, चाहे फिर वो टेम्पल हो, सेमेट्रीज हो, इंस्क्रिप्शंस हो, टूम्स हो, फोर्ट्स हो, पैलेसेस हो, स्टेप वॉल्स हो, रॉक कट केव्स, एंड इवन ऑब्जेक्ट्स लाइक कैनन्स, mile pillars which are of historical significance can be designated as monuments of national importance। ठीक है, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है और वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। अब क्या है ना कि मॉन्यूमेंट्स को कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्या नहीं है, उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई थी। उनकी रिपोर्ट आई है। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो लिस्ट है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की, इसको थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लो कि जैसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं अराउंड 3691। इसमें कुछ माइनर मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो उतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं, लेकिन उनको इंक्लूड कर रखा है। जैसे कि कुछ ग्रेव्स हो गई, कॉलोनियल एरिया टाइम में जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनकी ग्रेव्स को भी नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। आई मीन वो एकदम लेस इम्पोर्टेंस के, उनको क्यों इतना सिग्निफिकेंस देना, तो उनको हटाना चाहिए। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी का कहना है कि ये लिस्ट को थोड़ा आप रैशनलाइज करो। इट शुड बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंस, कोई मॉन्यूमेंट कितना सिग्निफिकेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से कैटेगराइज करो और उसी हिसाब से प्रोटेक्शन दो, ताकि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मॉन्यूमेंट्स, उनको अच्छे से देख रेख की जाए। ठीक है, तो डी नोटिफाई करना पड़ेगा कुछ मॉन्यूमेंट्स को। लेकिन ये जो हमारा एक्ट है 1958 का, उसके अकॉर्डिंग डी नोटिफिकेशन तभी हो सकता है व्हेन दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट सीजेस टू बी ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब हमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, जिस पे भी काम चल रहा है। हमारी जो सरकार है वो अभी बात कर रही है थोड़ा अमेंडमेंट लाने की इस वाले 1958 वाले एक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि मान लो कोई नेशनल मॉन्यूमेंट है, अब उसके आसपास का जो 100 मीटर का एरिया होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ एकदम प्रोहिबिटेड होती हैं। और उसके बाद उसके बियॉन्ड जो 200 मीटर का एरिया होता है वो रेगुलेटेड एरिया होता है। तो इस पूरे एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क या कुछ रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं वो नहीं की जा सकती अनलेस आप अप्रूवल लें नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी से। ठीक है, तो अब कुछ जगह क्या होता है ना कि आसपास कुछ विलेजेस होते हैं या कुछ लोग रिसाइड कर रहे होते हैं, उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं इस लॉ के होते हुए, तो कुछ पब्लिक इनकन्वीनियंस होता है। ठीक है, तो इस कमेटी का कहना ये है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें हम कम से कम ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या कुछ में एकदम हटा भी सकते हैं। माना कि जैसे कि अब मान लो कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट है, जैसे कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, उसमें तो हम नहीं कम कर सकते इस प्रोटेक्टेड एरिया को, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन बाकी जो लेस इम्पॉर्टेंट है उसमें हम इस प्रोटेक्टेड एरिया को कम कर सकते हैं ताकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो पाए और आसपास के लोगों को बेनिफिट्स मिल पाए। ठीक है, और अगर कोई हम डी नोटिफाई कर भी रहे हैं मॉन्यूमेंट्स को, तो एक सजेशन ये भी दिया गया है कि हम चाहें तो उसको स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, रादर देन कम्प्लीटली अबैंडनिंग दैम। राइट, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बताया कि हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें भी कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी या रिस्टोरेशन वर्क में, तो उसमें उन्होंने एडवाइस दी कि एएसआई को बाइफरकेट कर देना चाहिए। जैसे कि
कोर मैंडेट तो एएसआई के पास ही रखना चाहिए, जो काम रिलेटेड है एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड या एक्सकेवेशन से या कंजर्वेशन से, उससे रिलेटेड काम तो एएसआई के पास ही रहना चाहिए। लेकिन जो रेवेन्यू एस्पेक्ट होता है, जैसे टिकट का हो गया या ऑक्शन का हो गया या लाइसेंस इशू का या कोई कैफेटेरिया रन करना है वहाँ पे, वो सब हम IHDC को दे सकते हैं, इंडियन हेरिटेज डेवलपमेंट काउंसिल। तो इससे जब स्पेशलाइजेशन होगा, जब एकदम रोल्स सबके क्लियरली डिफाइन होंगे, तो चीज़ें अच्छे से इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली एग्जीक्यूट की जाएंगी और हमारे मॉन्यूमेंट्स अच्छे से प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ऑल राइट। और साथ ही में क्या है ना, कुछ साइट्स पे, कुछ हिस्टोरिकल साइट्स पे एक्सकेवेशंस भी होते रहते हैं ताकि रिसर्च चलती रहे, ताकि हमें पास्ट का पता चलता रहे। तो उनके लिए एडवाइस दी है कि तुम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करो ताकि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी मेंटेन रहे एक्सकेवेशंस में। ये कुछ नॉन इन्वेजिव साइट एनालिसिस हैं डेटा कलेक्शन के, तो ये भी उन्होंने सजेस्ट किया। और साथ में कुछ इंक्रोचमेंट्स जो होते हैं, जो मॉन्यूमेंट होते हैं, मान लो कोई इम्पोर्टेंट है, उसके आसपास में जो इंक्रोचमेंट्स कर लेते हैं कुछ लोग, उनको भी एक तौर तरीके से एकदम एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उनको थोड़ा डील किया जाए। अगर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है तो उनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए, उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स दिए जाएं ताकि सबका भला हो इस वाली स्कीम के तहत। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद बात आती है, ये भी बताया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा कि जो हमने मॉन्यूमेंट मित्राज अपॉइंट किए थे, यानी कि बेसिकली ये एक स्कीम आई थी, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, जिसके तहत हमने डिसाइड किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ, तो उसमें भी थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो कमेटी ने बताए। तो इस पे भी काम चल रहा है, मतलब लॉ नया, मतलब उसमें लॉ में अमेंडमेंट करने की भी बात चल रही है पार्लियामेंट में। तो देखो अब क्या होता है आने वाले टाइम में। एक बार ये अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम देख लेना। ये बेसिकली इसका सेकंड वर्जन भी आ गया। ये पहली बार तो 2017 में लाई गई थी, तब इसकी थीम थी अपनी धरोहर अपनी पहचान। अब कुछ चेंजेस लाने थे तो उसका विजन भी चेंज हुआ, जिसमें कर दिया विरासत भी और विकास भी। मतलब विरासत तो रहे हमारी, जो हमारी इतना बढ़िया कल्चर है, एंशिएंट कल्चर, इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो प्रोटेक्ट भी हों, लेकिन साथ में विकास भी हो सके आसपास में। रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं हो कि वहाँ के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं दें। ठीक है, अब ये मेनली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर आता है, ये बात याद रखना। अडॉप्ट हेरिटेज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर आता है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI और स्टेट गवर्नमेंट्स के अभी कोलैबोरेशन है। अब इसमें वही बात है जो मैंने बताई थी, कॉरपोरेट्स हैं जिनको मॉन्यूमेंट मित्रा बोला गया है, वो अडॉप्ट करेंगे कि किसी भी साइट को या मॉन्यूमेंट को, उनको 5 साल दिए जाएंगे उनकी देख रेख के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, कोई भी रिस्टोरेशन वर्क होना उसके लिए, और उसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है 5 साल तक। इसमें कोई फाइनेंशियल बिड वाला चीज़ नहीं है। और 2 ऐप्स भी लाई गई, इंडियन हेरिटेज, जिसमें बेसिकली प्रॉपरली अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि मॉन्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ डाले जाएंगे स्टेट वाइज, वहाँ पे क्या क्या पब्लिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, जियो टैग लोकेशंस दी जाएंगी, और फीडबैक का भी मैकेनिज्म होगा सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा एक परमिशन पोर्टल है जहाँ पे आप परमिशन ले सकते हैं। मान लो किसी मॉन्यूमेंट के पास आपको फ़ोटोग्राफी, फिल्मिंग करनी है या कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसपास में करने हैं, तो उसके लिए आप इस पोर्टल से परमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस को काफ़ी ईज़ करने की बात की जा रही है। इसमें अच्छे से एमिनिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया कि क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर या ईज़ ऑफ एक्सेस फॉर स्पेशली एबल्ड, अच्छे से साफ़ सफाई हो आसपास की, जिससे कि टूरिज़्म बढ़े हमारे देश का। आप सब भी जानते हैं बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो कितना हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है।
हमारे देश में बहुत अच्छी विरासत है, हमारे देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टूरिज़्म के लिए। तो टूरिज़्म हमारा काफ़ी ग्रो हो सकता है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है कोलैबोरेशन हो स्टेक होल्डर्स में, उसी के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज़्म हो और वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, जिसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है। तो बस यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं और ये हमारी स्कीम भी हो गई है। ठीक है, ये स्कीम हालांकि न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन नहीं की गई थी, बट मैंने ऐड कर दी, क्योंकि क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। ठीक है, अब आते हैं मालदीव इलेक्शन पे। मालदीव्स में इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, और इसमें थोड़ी सी इंडिया के लिए कंसर्न की बात है, वो ये कि जो कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये प्रो चाइना कैंडिडेट है। ठीक है, इनके कुछ जो पॉलिसीज़ देखी गई हैं पास्ट में, वो इंडिया के अगेंस्ट थी काफ़ी। जैसे कि उन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया आउट मूवमेंट को। इंडिया आउट मूवमेंट ये है कि मालदीव्स में कुछ लोग सोचते हैं कि इंडियंस जो है वहाँ के लोगों की जॉब्स ले लेते हैं, उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, तो वो बात करते हैं कि इंडिया को वहाँ से हटाना है, इंडिया के लोगों को वहाँ से एक्सपेल करना है। ठीक है, और साथ ही में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, ये जो कैंडिडेट जीते हैं इन्होंने इलेक्शन के टाइम ये प्रॉमिस किया था, अगर वो पावर में आ गए तो उन सारी फॉरेन कंपनीज़ को वहाँ से हटा देंगे, जो कि मालदीव्स के लोगों को के लिए बेनिफिट नहीं है, मालदीव्स के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको वहाँ से हटा देंगे। साथ ही में जो थोड़ी बहुत इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस है वहाँ पे, उसको भी हटा देंगे। तो ये सारी बातें थोड़ी इंडिया के लिए कंसर्न वाली बातें हैं, लेकिन ठीक है, देखो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू इनसे डील किया जाएगा फ्यूचर में, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बस इतना ही था। इसमें थोड़ा सा मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस पढ़ लेना, वो सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, अब इससे रिलेटेड न्यूज़ द हिंदू में आई थी। इसमें ये था बेसिकली जो इंडिया है ना, वो इस कमीशन में इलेक्ट हो गया है और 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ है। उसका टर्म स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, अब ये कमीशन क्या है ना, ये 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी। उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसमें 24 मेंबर्स होते हैं। और इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, और ये एनुअली मीट करते हैं। इनके फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये सेट करते हैं। एज अ फंक्शनल कमीशन वर्क करते हैं फॉर द इकोसॉक, और जो यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीज़न है उसका काम भी ओवरसी करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी बस इसमें। तो ये मैंने बात बता ही दी कि 4 साल के लिए है। और इंडिया ना लास्ट टाइम इसमें 2004 में गया था, तो अराउंड 20 साल बाद, आफ्टर अ गैप ऑफ 2 डेकेड्स, हम वापस इलेक्ट हुए हैं इस जगह। लेकिन जो आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसमें ये बताया गया कि इंडिया की खुद की स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस स्क्रूटिनी पे है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जो ये रिपोर्ट आई थी, ये कंपैरिजन आया था स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उसमें इंडिया की रैंक थी 67 आउट ऑफ 174 कंट्रीज़। और इसमें कुछ एस्पेक्ट्स में इंडिया के जो है शॉर्टकमिंग्स आई थी, कुछ में अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। ये सारे इंडिकेटर से 5 है: डेटा यूज़, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, सोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है इस वाले टॉपिक में, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी द हिंदू का आर्टिकल था। बेसिकली बात क्या होती है ना कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आने वाले टाइम में एल्डर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। हमारा जो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें 2011 में 9% था, तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2023 तक 12.5% हो जाएगा वो हमारी पॉपुलेशन का। तो अब ये जो एजड पॉपुलेशन है, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, ये हमारे लिए असेट साबित होते हैं या लायबिलिटी, वो काफ़ी हद तक इस पे भी डिपेंड करेगा कि आज हम उन पे कितना केयर कर रहे हैं,
उनके लिए कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उन पे हम कितना ध्यान दे रहे हैं, उनमें हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके वेलबींग के लिए। तो इस आर्टिकल में यही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके हम हेल्थ पे ध्यान दें। और स्पेशली कुछ टीबी के केसेस देखे जाते हैं ओल्ड एज में, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। उनके लिए ज़रूरी है कि एज रिस्पॉन्सिव केयर हो, और प्रोफेशनल्स जो हैं हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनकी कैपेसिटी उस तरह से बिल्ड की जाए कि वो एज के अकॉर्डिंग टीबी से फाइट कर पाएँ, उनके लिए उस हिसाब से ट्रीटमेंट ला पाएँ, और प्रॉपर काउंसलिंग हो इन एल्डरली लोगों की या उनकी फैमिलीज़ की इससे रिलेटेड, और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली अवेलेबल हो, प्रॉपरली इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, और प्रॉपर रिसर्च हो कि कैसे ये डिजीज़ वगैरह रिड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है एक बार यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि टीबी लाइक कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। इट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये लंग्स को अफेक्ट करता है, बाकी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, और ये ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू। आप खांसते हैं, छींकते हैं तो ये ट्रांसफ़र होता है। सिम्टम्स क्या हैं? वही कि कफ आता है, चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, वेट लॉस, फीवर या नाइट स्वेट्स भी हो सकते हैं। उसके लिए वैक्सीन क्या है हमारे पास? BCG, आपने नाम सुना होगा आई थिंक कई बार। BCG वैक्सीन लगती है, उससे ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। 24 मार्च को टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल राइट, और हमारे कैंपेन भी है इसमें, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसमें हमारा टारगेट है कि हमें टीबी को 2025 तक ख़त्म करना है, बल्कि ग्लोबल टारगेट 2030 का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इसमें पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट की बात की गई है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात हुई हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, जिसमें प्रॉपर डायग्नोसिस हो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, इन सब की बातें होती है। कुछ मित्रा यानी कि कुछ लोग अपॉइंट किए जाएंगे जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से निक्षय डिजिटल पोर्टल, जिससे कम्युनिटी का सपोर्ट हम ले पाएंगे। तो देखते हैं हम कितना जल्दी टीबी को इरेडिकेट कर पाते हैं। अब बात आती है एज ऑफ कंसेंट की। एज ऑफ कंसेंट क्या है? बेसिकली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है पार्टनर्स में, दो लोगों के बीच, तो उसमें ज़रूरी है कि वो सहमति से हो, कंसेंशुअल हो। अब क्या होता है ना, जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं वो उतने अवेयर नहीं होते, तो वो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के काबिल नहीं होते, तो उनको तो किसी तरह से लुभा के भी उनसे कंसेंट ली जा सकती है। और सेक्सुअल लाइक चाइल्ड हैरेसमेंट के केसेस कई बार देखे जाते हैं, राइट। तो उन केसेस को प्रिवेंट करने के लिए पॉक्सो एक्ट जो था हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का जो ये एक्ट है, इसमें हमने एक एज बता दी थी कि भाई एक एज ऑफ कंसेंट होती है जब इंसान उतना इन्फॉर्म्ड होता है कि एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के काबिल हो। और हमने बता दिया था कि भाई 18 साल का होना चाहिए, तभी वो उतना काबिल होगा कि एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे पाए। अगर उसके नीचे, मतलब उससे कम के एज के, यानी कि 15, 16, 17 इन एज के लोग अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एज अ रेप कंसीडर होता है, ठीक है। तो लेकिन अब कुछ केसेस आते हैं, क्या होता है ना कि कुछ केसेस देखे जा रहे हैं आजकल जिसमें जो 16 साल के से ऊपर के बच्चे होते हैं, वो जैसे दे आर फॉलोइंग इन लव एंड इवन दे आर eloping with their partners, having sexual intercourse. So in this adolescent love cases, like अब जो जहाँ पे एकदम सब सहमति से हो रहा है और एडोलेसेंट्स के बीच में हो रहा है, तो क्या आप उन लोगों को भी गलत ठहराओगे? क्या उस पर भी रेप का केस लगाओगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या करना चाहिए इस केस में। इस केस में क्या ये कानून गलत है या ये लोग गलत हैं? तो इसी चीज़ पे सजेशंस लेने के लिए लॉ कमीशन से एडवाइस ली गई थी, और ये 22nd लॉ कमीशन है जो कि हेडेड कौन कर रहा है इसको? हेड ऋतुराज अवस्थी। तो इन्होंने एडवाइस दी है कि नहीं, हमें ये एज रिड्यूस नहीं करनी चाहिए, जो
मतलब बात की जा रही थी कि क्या हमें ये एज रिड्यूस कर देनी चाहिए 18 से 16 साल। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके कुछ डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज प्रमोट हो सकती है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रमोट हो सकती है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे कुछ केसेस जो होते हैं, जो भी हमने देखे एडोलेसेंट लव वाले, जिसमें सब कंसेंशुअल होता है एंड पीपल फॉल इन लव एंड डू ऑल दोज थिंग्स, उन केसेस में थोड़ा जुडिशल डिस्क्रिप्शन अप्लाई हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं केस टू केस बेसिस पे। तो ये लॉ कमीशन का सजेशन था। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि प्रॉपर लॉ जो हो वो बैलेंस्ड हो, जो सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए, ताकि कोई भी अगर कोई जेन्युइनली भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, तो उस पर ये एक गलत तरीके से अप्लाई ना किया जाए, वही इसका जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब बातें थी। आगे बढ़ते हैं, वचती जजमेंट। अब ये जो केस है ना, ये एकदम दिल दहलाने वाला केस है। बात है बेसिकली 1992 की। तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था वचती नाम का। वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते थे। अब वो रहते थे तो एक दिन कुछ पुलिस आती है, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आते हैं, और वहाँ के रहने वाले आदिवासियों को अक्यूज़ करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने यहाँ पे जो सैंडलवुड है, जो चंदन की लकड़ी है, उसको इलीगली काटा और स्मगल किया गया है। और उस वो सारे एक्यूजेशंस लगा के उन पे काफ़ी सारी अट्रॉसिटीज़ की जाती हैं। उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, इवन रेप्स कमिट किए जाते हैं वहाँ की महिलाओं पे, वहाँ की लड़कियों पे, बच्चों पर। उनके जो वेल थे पानी में, उसमें पॉइजन मिला दिया गया। ना वुमेन देखा, ना औरत देखी, ना बच्चे, ना बड़े, सबके साथ बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ की जाती हैं। अब न्याय पाने के लिए ये सारे आदिवासी जाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स के पास, लेकिन वहाँ पे भी उनकी सुनवाई नहीं की जाती है। उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है और सीबीआई 1996 में चार्जशीट फाइल करती है। उसके बाद सेशन कोर्ट में ये केस चलता है, सालों साल चलता है, तारीख पे तारीख आती है, और फिर जाके 2011 में सेशन कोर्ट का जजमेंट आता है, और वो इन सारे ऑफिशियल्स को जिन्होंने भी एट्रॉसिटीज़ कमिट की थी उनको दोषी ठहराता है। इस एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989 के अंतर्गत ये सारे ऑफिशियल्स दोषी माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया जाता है और आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद डायरेक्ट अब जाके 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने उस स्टे को हटाया और उस ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया और उन सारे दोषियों को सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो इतने सालों बाद देखें, 1992 का केस है और 2023 में जाके आदिवासियों को न्याय मिला है इतने साल बाद। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यस, इतने साल बाद, मतलब 30 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इतने टाइम बाद जो है इनको न्याय मिला है। पर ठीक है, बहुत टाइम बाद ही, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, बेसिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने का कि चेक्स एंड बैलेंसेस कितने ज़रूरी है हमारे सिस्टम में होना। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, अगर उसको बहुत सारी पावर दे दी जाएगी तो वो अब्यूज़ करने लगती है। इसलिए जुडिशरी का चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमने इसमें देखा कि पावर को जो अब्यूज़ कर रहे थे उसके अगेंस्ट कैसे जुडिशरी ने एक्शन लिया अब जाकर। तो ये एक अच्छा केस है, इसको आप एथिक्स में कोट कर सकते हो या GS2 में सोशल जस्टिस में भी कोट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके कुछ फीडबैक हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी मुझे बता देना।
तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।